ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी भर के दर्द और अपमान को एक ऐसी ढाल में बदल दिया जो आज पूरे देश की हिफाजत करती है। ये कहानी उस शख्स की है जिसे समाज ने हर मोड़ पर धकेला, लेकिन उसी ने लौटकर उस समाज को न्याय का सबसे बड़ा तोहफा दिया। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1901 से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मशहूर रेलवे स्टेशन। एक 10 साल का बच्चा अपने भाई बहनों के साथ ट्रेन से उतरा गए। वो सब अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें लेने आने वाले थे। कहानी का ये पहला हिस्सा है। देखिए, शाम ढल रही है, स्टेशन धीरे धीरे खाली हो रहा है और बच्चों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पिता आए नहीं। उन्हें अकेला और घबराया हुआ देखकर स्टेशन मास्टर पास आता है और पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लड़का जवाब देता है, हमें कोरेगांव जाना है, हम अपने पिताजी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस स्टेशन मास्टर को यह पता चलता है कि ये बच्चे महार जाति के हैं, जिन्हें उस वक्त अछूत माना जाता था, बस एक पल में सब कुछ बदल गया। उसके चेहरे के भाव, उसकी आवाज का लहजा, सब बदल गया। मदद की पेशकश तो दूर, कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने तक को तैयार नहीं था। वजह सिर्फ उनकी जाति। ये थी अस्पृश्यता की वो कड़वी सच्चाई जिसका सामना वो बच्चा पहली बार कर रहा था। और ये अपमान सिर्फ उस स्टेशन तक ही नहीं था, ये तो स्कूल में रोज की बात थी। सोचिए, क्लास में सबसे अलग एक बोरे पर बैठना पड़ता था। प्यास लगे तो पानी के मटके को छू भी नहीं सकते। इंतजार करना पड़ता था कि कोई चपरासी आएगा और ऊपर से पानी डालेगा, तब जाके पानी पी पाएंगे। और अगर किसी दिन चपरासी नहीं आया तो उस दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, जख्म जब गहरे होते हैं तो वो इंसान को या तो तोड़ देते हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा करने के लिए तैयार कर देते हैं। यहीं से उनकी जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। उन्होंने ठान लिया कि इस अन्याय का जवाब वो शिक्षा से देंगे, उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। शर्मिंदगी के एक ऐसे ही पल के बाद उन्होंने खुद से एक वादा किया, और यही वो संकल्प था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने तय कर लिया कि उनका एक ही मकसद होगा, पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। और इस संकल्प का नतीजा देखिए, जरा देखिए कि ये उन्हें कहां तक ले गया। बड़ौदा के महाराजा से स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने पढ़ाई में वो ऊंचाइयां हासिल की जो उस दौर में किसी के लिए भी, खासकर उनके समाज से आने वाले किसी के लिए, एक सपने जैसा था। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की बेहतरीन जगहों से डिग्रियां हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, विदेश में जहां उन्हें एक विद्वान का सम्मान मिला, वहीं अपने ही देश भारत लौटकर एक बड़े सरकारी अफसर होने के बावजूद उन्हें फिर उसी छुआछूत का सामना करना पड़ा। हालत ये थी कि दफ्तर में चपरासी फाइलें उनके हाथ में नहीं देते थे, बल्कि दूर से मेज पर फेंक कर चले जाते थे। बस इसी दर्द और अपमान ने उन्हें एक एक्टिविस्ट बना दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ उनके अपने सम्मान की नहीं थी, ये पूरे समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1927 का महाड़ सत्याग्रह। कानूनन तो वहां के चौवदार तालाब से हर कोई पानी पी सकता था, लेकिन समाज ने दलितों पर पाबंदी लगा रखी थी। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी। अंबेडकर ने कहा था, हम सिर्फ पानी पीने से अमर नहीं हो जाएंगे, ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। और वो हजारों लोगों को साथ लेकर उस तालाब पर गए और पानी पीकर सदियों की उस अमानवीय परंपरा को सीधी चुनौती दी। इसी संघर्ष के दौरान देश के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद भी सामने आया। अंबेडकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दलित अपना नेता खुद चुने, ताकि वो नेता सिर्फ अपने समाज के प्रति जवाबदेह हो। दूसरी तरफ गांधी जी को यह डर था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया तो अंबेडकर पर बहुत भारी दबाव आ गया। उन्हें एक बहुत मुश्किल समझौता करना पड़ा, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग तो वापस ले ली, लेकिन बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 करवा ली। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। और अब आते हैं हम उनकी जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे ऐतिहासिक पड़ाव पर। वो पल जब उस लड़के को, जिसे कभी क्लास के कोने में बैठने पर मजबूर किया गया था, एक नए आजाद भारत का भविष्य लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने किसी एक दो देश का नहीं, बल्कि दुनिया के 60 अलग अलग देशों के संविधानों को खंगाला, ताकि भारत के लिए सबसे अच्छी बातें चुनी जा सकें।
इस जबरदस्त काम को पूरा करने में अथक मेहनत और वक्त लगा। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। दिन रात की बहसें, चर्चाएं और हजारों संशोधनों के बाद यह दस्तावेज तैयार हुआ। और इस सारी मेहनत का नतीजा था एक संविधान, एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों की आबादी वाले एक नए नवेले देश को एक साथ जोड़कर रखने और हर किसी को न्याय दिलाने का वादा करता था। और इस दस्तावेज में उन्होंने अपनी जिंदगी के हर दर्द का जवाब लिख दिया। आर्टिकल 17, जिसने छुआछूत को हमेशा के लिए एक कानूनी अपराध बना दिया। आरक्षण की व्यवस्था, ताकि सदियों से जिन्हें पीछे रखा गया उन्हें आगे आने का एक मौका मिले। और सबसे जरूरी, हर एक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार, यानी समानता, स्वतंत्रता और न्याय की पक्की गारंटी। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ संविधान की किताब तक ही सीमित नहीं है। उनका असर आज के आधुनिक भारत की हर एक चीज में नजर आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे भी उनकी आर्थिक सोच का बड़ा हाथ था। वो श्रम मंत्री बने तो मजदूरों के काम करने के घंटे 12 से घटाकर 8 कर दिए। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारते हुए लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। और आखिरकार 1990 में देश ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा। तो आखिर में सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें सिर्फ एक कानून की किताब नहीं दी, उन्होंने हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक ढाल दी है, एक ऐसा कवच जो सरकार या समाज किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, 75 साल से भी पहले लिखा गया ये दस्तावेज आज भी इस 21वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों की जिंदगी और न्याय के लिए उनके संघर्ष को किस तरह से दिशा दे रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।